हेलो विद्यार्थियों, ज्ञान वर्षा चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पाठ 3 ठेस को समझेंगे। यूँ तो उस पर पहले भी वीडियो है जिसमें पूरे पाठ को समझाने के साथ साथ पूर्ण अभ्यास और इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव लिखित और मौखिक रूप में है। लेकिन इसको पार्ट 2 में बनाने का उद्देश्य है ताकि आपको सुविधा रहे। पार्ट 2 के द्वारा आप अपनी नोटबुक बना सके और किसी प्रकार की मात्राओं की अशुद्धि ना हो। अब पार्ट 1 के में हम पाठ को समझाएंगे। अगर पाठ समझ आ जाता है तो प्रश्न उत्तर स्वतः ही बन जाते हैं, चाहे किसी तरह के भी से भी दिए जाएं। चलिए पार्ट 1 को पढ़ते हैं। पार्ट 3 ठेस। ठेस माने चोट। इस कहानी के अनुसार एक कलाकार के हृदय को चोट पहुंचती है किसी के महिलाओं के व्यंग वाणों के द्वारा या उनके कथनों के द्वारा। कथन माने बातों के द्वारा। ये कथा फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार में हुआ और इसके साथ ही 11 अप्रैल 1977 में आपका निधन हो गया। ठुमरी आदिम रात्रि की महक अग्निखोर आपके कहानी संग्रह है और मैला आंचल परती परिकथा दीर्घतपा जुलूस कितने चौराहे आदि आपके उपन्यास हैं। आपके जो मैला आंचल कहानी थी और परती परिकथा ये आपका जो उपन्यास था, इसके कारण आपको एक बड़े कहानीकार के रूप में स्थान प्राप्त हुआ और आपकी वो जो भाषा है उसमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि शब्दों के साथ मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग है। आपकी जो कहानियां हैं या भाषा है उसमें आंचलिक परिवेश है। आंचलिक माने ग्रामीण वातावरण आपके शब्दों में, आपके उपन्यासों कहानियों में दिखाई पड़ता है। ये कहानी एक कलाकार के स्वाभिमान, उसके आत्मसम्मान पर आधारित है। अब गांव का एक सिरचन जो कलाकार है वो बहुत ही सुंदर शीतल पाटी माने चटाइयां बनाता है। वह सिर्फ परिश्रमिक माने मेहनताने को ध्यान में रखकर काम नहीं करता। वह जहां भी जाता है पूरी लगन के साथ कार्य करता है, लेकिन सभी जगह उसका सम्मान है। परंतु एक बार वो एक घर में जाता है, वहां की महिलाएं अपनी कथन भंगिमा, अपने कथनों बातों के द्वारा उसके हृदय को ठेस पहुंचाती हैं और जिस बेटी की विदाई के लिए वो सामान बनाने, शीतल पाटी बनाने गया है, उस बेटी की आत्मीयता माने अपनापन उसे छू जाता है। वह किसी प्रलोभन माने लालच में नहीं फंसता। वह काम करता है, वह जिस घर में काम करता है वहां अपनेपन के व्यवहार का आग्रही होता है। उस ऐसा चाहता है कि लोग उससे अपनेपन का व्यवहार करें, लेकिन जहां उसको ऐसा व्यवहार नहीं मिलता वो काम छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पर भी एक घर में वो उन स्त्रियों के व्यंग्यवाणों से काम छोड़कर ऐसा जाता है कि कभी उस काम को हाथ नहीं लगाता। हमेशा के लिए उस अपने इस कलाकारी के कार्य का त्याग कर देता है। कहानी के कथानक में माने अंत में वे बेटी की विदाई के समय, जब वो बेटी विदा हो रही है तो स्टेशन में पहुंचकर अपने हाथों के द्वारा अपने घर में अपने हाथ से बनाई हुई शीतल पाटी उस बेटी को भेंट करता है। कहानी में सिरचन का चरित्र एक कलाकार, ग्रामीण कलाकार के आत्मसम्मान को प्रकट करता दिखाई देता है, यहाँ दर्शाता दिखाई देता है। लेखक ने गांव में इस तरह की जो कलाएं समाप्त हो रही हैं उस पर चिंता दिखाई है। खेती बाड़ी के समय, अब देखिए ये जो प्रश्न का उत्तर भी है, यहाँ जो सिरचन है उसके विषय में लोगों की 2 तरह की धारणा है। खेती, अब जब से उसने उस कलाकारी के काम को छोड़ दिया है तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन को नहीं बुलाते, उसे बेकार समझते हैं। अगर खेत खलिहान की मजदूरी के लिए अगर सिरचन को बुलाना है तो क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पर जब 1/3 काम कर चुके होंगे तब सिरचन हाथ में खुरपी डोलाता धीरे धीरे ऐसे ही सुस्त भाव से आएगा। अगर मुफ्त की मजदूरी देनी हो तो उसको बुला लो।
आज सिरचन को लोग मुफ्तखोर भी कहते हैं, चटोर, कामचोर भी कहते हैं और चटोर भी कहते हैं। तो मुफ्तखोर, चटोर, कामचोर चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन एक समय था कि उसकी मड़ैया, उसकी झोपड़े के आगे बड़े बड़े लोगों की सवारियां खड़ी रहती थी। लोग उस सिरचन का सम्मान ही नहीं करते थे, उसकी खुशामद मन चापलूसी भी करते थे कि अरे सिरचन, तुम्हारे हाथ में ही अब ये कारीगरी बच गई है, एक सारे इलाके में एक दिन तुम समय निकाल कर चलो। और इस तरह लोग उसे मना बुझा कर अपने घर ले जाते थे और उससे अपने मनपसंद की वस्तुएं बनवाते। मुझे याद है कि जब मुझे याद है, कौन कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, इस कहानी के साथ वो अपने आप को आत्मसात करते हैं, जोड़ते हैं एक पात्र के रूप में। लेखक कहते हैं कि जब मेरी माँ मुझे सिरचन को बुलाने के लिए कहती, तो जैसे ही मैंने लोगों से सुन रखा था कि वो खाने का शौकीन है, चटोर है, तो मैं भी माँ से पूछ लेता कि माँ, काम माने आज भोग में क्या क्या लगेगा, माने सिरचन को खिलाने के लिए क्या क्या बनाने वाली हूँ। माँ हंस कर कहते, चाचा मेरे काम में वो पूजा भोग की बात नहीं करता, अर्थात वो सिरचन माँ का बहुत सम्मान करता था, इसलिए वहां वह वैसे ही अगर अच्छा खाना मिले या ना मिले, वह बड़े मन लगाकर उनके घर में लगन से काम करता था, क्योंकि इस घर में उसे अपनेपन का व्यवहार मिलता था। लेकिन मैंने देखा है कि गांव के टोली के पंचानंद चौधरी के लड़के को तो उसने मेरे सामने ही बेइज्जत कर दिया, बेपानी मैंने बेइज्जत कर दिया। कहा कि तुम्हारी भाभी तो नाखून से खाट कर, माने नाखून में कितनी सब तरकारी आती, सब्जी आती, तो तुम्हारी भाभी तो कंजूसी के साथ है, नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है। इमली का रस बनाकर तो हमारी घरवाली जानती थी, बनाती थी। अब सिरचन को देखकर जब मैं सिरचन को बुलाता और सिरचन को माँ देखती, तो हुलस कर माने प्रसन्नता के साथ उत्साहित होकर कहती, आओ सिरचन, मैं आज नैनू मथ रही थी। नैनू माने मलाई वाला दही, वो मथ रही थी। तो जब मथ कर अलग करते हैं तो उस मक्खन को गर्म करने से खोवा थोड़ा जला हुआ सा भूंजा सा खोवा अलग हो जाता, घी अलग हो जाता। तो उस खोवे के साथ उसके साथ खखोरन की दाढ़ी के साथ तुमको चूड़ा बहुत पसंद है ना, और इसके साथ ही माँ अपनी बात भी रख देती कि बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद माने संदेश भेजा गया है कि उसकी ननद रूठी हुई है, मोती की शीतल पार्टी के लिए एक दिन आकर बना जाओ। सिरचन अपनी पनियाई माने अपनी ललचाती हुई जीभ, लार टपकाती जीभ को संभाल कर कहता, घी की सौंधी सुगंध को सूंघ कर आई हूं काकी, वरना आजकल तो शादी ब्याह के मौसम में तो सांस लेने की भी फुर्सत, दम मारना और सांस लेने की भी फुर्सत कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने है ना, जाति से ही वंशानुगत ही कारीगर है वो। और मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के तरीकों को देखा। वो क्या करता है, बड़े इज्जतन से मोती घास पटेर की कूचियां बनाता, कूचियों को रंगता है, फिर सुतली धागे सुलझाता है। काम करते करते वो इतनी लीन हो जाता है कि अगर उसके काम में किसी प्रकार की बाधा पड़ती है, कोई रुकावट आती है, तो वो गेहुए सांप की तरह फुफकार के उठ जाता है और कहता है कि फिर ये काम किसी और से करा लेना। सिरचन मुंह जोर है, माने मुंहफट है, काम चोर नहीं है, काम से जी नहीं चुराता। बिना मजदूरी के पेट भर भात भी खिला दो, लेकिन प्रेम का व्यवहार कर तो वो काम कर देगा, है ना। दूध में कोई मिठाई ना मिले चल जाएगा, कोई बात नहीं, किंतु बात में झाल, है ना, बात में किसी प्रकार का व्यंग या झाल मिर्च वो पसंद नहीं करता। सिरचन को लोग चटोर कहते हैं कि अगर जहां उसके साथ लोगों का अच्छा व्यवहार नहीं है, तो उन घरों में उसके लिए क्या धारणा है कि लोग कहते हैं कि सिरचन को लोग चटोर समझते हैं। तली भगारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ चला आएगा। खाने पीने में चिकनाई कम हुई तो सिरचन के काम की सारी चिकनाई माने सारी सुंदरता खत्म, काम अधूरा छोड़कर भाग जाएगा और कह देगा कि आज ही अध कपाली, आधा सिर दर्द दे रहा, फिर किसी दिन आकर पूरा कर जाऊंगा, फिर कभी नहीं आता। मोती घास की रंगीन शीतल पाटी, बांस की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोरे के मोढ़े, भूसी चुनी रखने के लिए मुंज की रस्सी, ये सारी चीजें वो बनाना जानता है, जिन्हें सिरचन के अलावा गांव का क्या आसपास के गांव में भी कोई इतना खूबसूरत ये सामान नहीं बनाता जितना सिरचन बेहतर और सुंदर तरीके से बनाता है। और आजकल तो लोगों की ऐसे धारणा बन गई है कि ऐसे सामान को बनवाने के लिए किसी पैसे को या अनाज देने की जरूरत नहीं है, पेट भर खाना खिला दो और एक आध पुराना कपड़ा दे दो।
कुछ नहीं बोलेगा, कारीगर जो भी होगा वही काम करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सिरजन को बुलाने वाले जानते हैं कि वो काम में कारीगर है तो बात में भी कारीगर है। उस समय जब मैं सिरचन को बुलाने गया तो मेरी छोटी बहन मानू की विदाई होने वाली थी। वो पहली बार ससुराल जा रही थी। बड़ी भाभी को उसके ससुराल वालों ने, उसके दूल्हे ने खत लिखकर चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली संदेश भेजा था मैंने एक तरह से कि मिठाई की पतीली आए या ना आए, लेकिन 3 जोड़े फैशनेबल चिक माने तीली, इन तीलियों की, बांस की पतली पतली तीलियों के बने हुए पर्दे जो पुराने जमाने में चलते थे, और पटेल की 2 शीतल पाटी माने 2 चटाइयाँ, 3 जोड़े माने 6 फैशनेबल चिक और 2 जोड़ी 2 शीतल पाटियाँ, है ना। तो ये आनी चाहिए। और इनके बिना अगर मानू आती, हंसकर भाभी ने कहा था कि बैरंग वापस, माने जब बैरंग माने जो खाली, जिस पर एड्रेस नहीं होता, वो लिफाफा वापस चला जाता, वैसे ही। इसलिए 1 सप्ताह पहले से सिरचन को ये सब काम करने के लिए बुलाया गया था। माँ ने कहा था कि सिरचन मन लगाकर कम काम कर, मैं तुम्हें असली छाप वाली मोहर वाली असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी, ऐसा काम करना कि लोग देखते रह जाएं। अब सिरचन अपने काम में जुट गया और जब उसने अपने औजारों को संभाला और जब काम किया तो एक डिब्बे की 1.5 हाथ की बिनाई जो उसने बनाई थी, चटाई शीतल पाटी, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ नए फैशन की चीज बना रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई है। मजली भाभी से नहीं रहा गया, जो ये मानू और लेखक की भाभी थी, उससे नहीं रह गया। पर्दे की आड़ से बोली कि पहले जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से इतनी अच्छी चीज बनती तो मैं भी अपने भाई को खबर भेज देती, वो भी मुझे मोहर छाप वाली धोती दे देता तो मैं भी ऐसा काम तुमसे करा लेती। उसका कहने का आशय ये था। काम में व्यस्त सिरचन के कान में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती क्या, उसके साथ अगर रेशम का कुर्ता भी देती बहुरिया तो ऐसी चीज नहीं बनती। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी और मानू का जो दीदी का जो दूल्हा वो अफसर आदमी है। मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची फुसफुसाकर बोली, ए बहू किससे बात करती है, ये मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू, जो रोज मूंग के लड्डू और नई नई मिठाइयां घर में बन रही है ना बेटी की विदाई के लिए, वो उसके कारण ये इतना अच्छा काम हो रहा है, मैंने खाने को मिलती है इसलिए अच्छा काम कर रहा। दूसरे दिन चिक की पहली भाती मैंने जो चिक बन रही थी, हाँ, तो उस चिक में 7 तारे जगमगाने लगे। सिरचन काम में व्यस्त था और मैंने देखा कि उसके घर जो सामने सोफा पड़ा था उसमें चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला और चिवड़ा माने जो पोहा होता है अपने यहाँ सूखा वाला। तो मैंने लक्ष्य किया कि उस सिरचन की आंख में 2 रेखाएं हैं। अब दौड़कर मैं माँ के पास गया। मेरा तो ऐसा ही मानना था कि सिरचन को अच्छा ना खाने पीने को मिलेगा तभी अच्छा काम कर पाएगा, नहीं तो काम की सारी चिकनाई खत्म। मैं दौड़कर माँ के पास गया। अंदर माँ रसोई में पकवान बना रही थी। मैंने कहा कि आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ घर के अंदर पकवान बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं कहाँ अकेले अकेले देखूं। मछली मैंने अपनी बहू को कहा, मछली बहू को, कि मछली सिरचन को बूंदी क्यों नहीं दे देती। बूंदी मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला एक तरफ पड़ा था। माँ की बात सुनते ही मछली भाभी, जिससे उसकी पहले बात हो गई थी, है ना, दोनों की, सिरचन ने पहले उससे कह दिया था ना कि अगर रेशम का कुर्ता भी इस मोहर छाप वाली धोती के साथ देती तो मैं ऐसी चीज नहीं बनती। वही मछली भाभी की भौहें तन गई। मैंने वो थोड़ा चिढ़ गई और एक मुट्ठी भर बूंदी लाकर उसके सूपे में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पिया, बूंदी नहीं खाई। लेकिन एक बात उसने को अपमान महसूस हुआ। उसने मछली बहू से कहा कि लगता है अपने मायके से आने वाली मिठाई को इसी तरह हाथ खोल कर बहू बांटती है। हाथ खोल कर बांटना माने उदारता के साथ बांटना। बस मछली भाभी गई, अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, उनका लक्ष्य क्या था कि तुमने इसी छोटे आदमी को मुंह लगाया है, इसलिए तो ये ऐसी बातें सिर चढ़ा गया है। तो छोटे आदमी का मुंह भी छोटा है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी की नाहर ससुराल की बात क्यों करेगा भला। चाची ने माँ को व्यंग किया। मछली भाभी माँ की दुलारी सी बहू थी।
माँ तमक कर बाहर आई और सिरचन से बोली कि अपना काम करो, बहुओं के साथ बदकुट्टी मत करो, जिस चीज की जरूरत है वो मुझसे कहो। सिरचन को अपमान तो महसूस हुआ, लेकिन उससे माँ की इज्जत करता था, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया। मानो जिसकी विदाई होने वाली थी, जिसके लिए सिरचन ये सामान बनाने गया था, वो पान सजाकर बैठक खाने की ओर मेहमानों के लिए ले जा रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग 5 तरह की बातें करेंगे, किसी की बात पर कान मत दो। कान मत दो माने ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा ले लिया, चबाने लगा। इतने में चाची आ गई। चाची सिरचन से किन्हीं कारणों से चाची सिरचन से चिड़ी रहती थी। उसने अपना गुस्सा निकाला, बोली मस्खरी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ को आग लगे, घर में भी कभी पान और गम का वो जर्दा खाया है क्या? मेरा कलेजा लेखक कहते कि धड़क गया कि हम बस हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों के वहीं पर रुक गई और मानो उसमें फंदे पड़ गए हों। वह चुपचाप उठा, पान का बीड़ा घर के पीछे गया, थूक आया और अपने सारे सामानों को जो औजार थे उसके उन्हें बटोर कर समेटा और बाहर की ओर हनहनाता हुआ निकल गया। चाची पीछे से बड़बड़ाई, अरे बाप रे, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में काम करता है कि 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोले के माने मुंह फटक के, न मुंह में लगाम है, न मुंह पे जबान पर नियंत्रण है, और न आंखों में शील है, न आंखों में शर्म लज्जा है। पैसा खर्च करने पर तो सैकड़ों चीखें मिलती हैं। चीख बेचने वाली कि जो टोली से औरतें आती हैं वो सिर पर गट्ठर लिए गली गली मारी फिरती हैं। मतलब इस चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, चाची का कहने का आशय था। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी सी चिक देखती रह गई। माँ बोली कि अरे जाने दे बेटी, मन छोटा मत कर। दुखी देखकर माँ ने मानो को ढाढ़स बंधाया। मानो अपने उन दिनों को याद करने लगी जब विवाह में सिरचन के हाथों की शीतल पार्टी और चिक लेकर गई थी, तो ससुराल वालों ने ना जाने कितने बार पटना और कलकत्ता के मेहमानों को ये शीतल पार्टी को खोल कर दिखाया था जो सिरचन ने बनाई थी। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। वो एक फटी हुई शीतल पार्टी चटाई पर लेटा हुआ था। मुझे देखते हुए बोला, बबुआ जी अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद तो मरी, अपनी पत्नी के लिए कहता है कि खुद तो मरी, बेटे बेटियों को साथ ले गई। बबुआ जी, मेरी घरवाली अगर जिंदा होती तो जो दुर्दशा मेरी होती है, मतलब कि खाने के लिए लोग चटोर कुछ भी कह देते हैं, ताना मारते हैं, वैसी ही दुर्दशा मेरी ना होती। यह शीतल पार्टी उसी के हाथ की बनी हुई है। शीतल पार्टी की कसम खाकर कहता हूँ, इसे छूकर कहता हूँ कि यह काम जो कलाकारी का काम है वह आज के बाद नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली थी जिसमें मेरी इज्जत हुआ करती थी, सम्मान था मेरा। अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया, समझ गया कि कलाकार के हृदय को ठेस पहुंची है। बड़ी भाभी अधूरी चिक जो सिर से छोड़ के गया था उसमें उसने छीट की छाला लगा दी और कहा कि मानो माने बेकार नहीं दिखता है। अब मैं मानो की विदाई का समय दिन भी आ गया। मानो उस जो शीतल पार्टी थी उसे बड़े ही जतन के साथ ले जा रही थी। मानो को ससुराल पहुंचाने में जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिला रहा था और डिब्बे में मैंने सामान रखा। हम ट्रेन में चढ़ गए और मन में आ रहा था मानो को देखकर जैसे जिस प्रेम से वो अधूरी चिक को ले जा रही थी, तो लगा कि चाची के सुर में सुर मिलाकर मैं सिरचन को कोसूं, कामचोर चटोर कहीं का। गाड़ी आई, सामान पर में चढ़ाकर हम दरवाजे पर गए। चढ़े, फॉर्म पर दौड़ता हुआ सिरचन नजर आया। वह बोला, बबुआ जी दरवाजा खोलिए। मैंने क्या है? मैंने खिड़की से झिड़की के थोड़ा सा डांटते हुए से स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को दिखाया और कहा कि मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखो। मैंने दरवाजा खोला। सिरचन दादा। मानू इतना ही बोल पाई। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा कि यह मेरी ओर से मानू दीदी सब चीजें हैं, शीतल पार्टी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की, क्योंकि सिरचन चाहता था कि मानू के ससुराल में उसका सम्मान बना रहे। और ये उस प्रेम के भाव से उसने ये सारे सामान मानू को दिए। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी, लेकिन सिरचन ने अपनी जीभ को दांतों से काटा और दोनों हाथ जोड़ दिए।
पैसे लेने से मना कर दिया। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं उस बंडल को देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी सुंदर बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों में ऐसा काम मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चलिए, आप पार्ट 2 में आप सभी कुछ पूर्ण अभ्यास के साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें भी देख सकते हो। पहले बच्चों पार्ट 2 अवश्य देखें ताकि वर्तनी अशुद्धियों से बच सकें। गॉड ब्लेस यू।